अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं डॉक्टर अदीना असलम विद सेहत से है ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज भी हमेशा की तरह मैं एक नए गेस्ट के साथ मौजूद हूं और मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि जितने भी हमारे हेल्थ के सेक्टर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड से, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराया जाए, आपसे कुछ डिस्कशन कराया जाए कि किस तरह से वर्किंग होती है डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स में। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ है डायग्नोस्टिक्स के सेक्शन से। डायग्नोस्टिक्स याद नहीं, आपकी जो टेस्टिंग्स होती हैं, जब भी आपको कोई इशू होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको हमेशा कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। जब उनकी रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर आइडिया होता है, क्लैरिफिकेशन होती है कि क्या इशू है आपकी बॉडी में उस वक्त। तो वो लैब टेस्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसको डेफिनेटली डायग्नोसिस के लिए लैब टेस्ट ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा सा उस पर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या मैकेनिज़्म होता है टेस्टिंग का, फ्लेबोटमी क्या होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर काशिफ फ्रॉम राहिला लैब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम सैयद काशिफ अतर है और मैं एज अ फ्लेबोटमी सुपरवाइज़र राहिला लैब में लास्ट 11 ईयर से काम कर रहा हूँ और वैसे इस फील्ड के अंदर तकरीबन मुझे 13 ईयर्स हो चुके हैं। ओके जी, और इसके अलावा जो है बाकी जो भी डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह जो हमारे पास आती हैं, ठीक है, जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो सबसे पहले पेशेंट, वही आपकी वाली बात कि डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट को टेस्ट रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। और हर पेशेंट की तकरीबन ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिपेंड ही करती हैं पेशेंट्स की जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो उनकी जो पेशेंट्स के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, और जो पेशेंट को प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए डॉक्टर टेस्ट लिखता है। तो फिर पेशेंट हमारे पास आता है और टोटल ट्रीटमेंट उसकी डिपेंड ही करती है ब्लड टेस्ट पर। बिल्कुल। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें ताकि इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस फौरी मिल सके। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि फ्लेबोटमी बेसिकली होती क्या है? देखिए, बेसिकली फ्लेबोटमी एक लेबॉर्ट्री का सेकंड स्टेप आप कह लें। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रिसेप्शन का होता है। ठीक है, जब टेस्ट जो हैं, जब टेस्ट की किसी पेशेंट की बुकिंग होती है तो उसके बाद जो है फिर पेशेंट आता है एक फ्लेबोटमी जोन के अंदर। जो हमारा फ्लेबोटमी जोन है उसके अंदर एक प्रॉपर फ्लेबोटमिस्ट को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो पेशेंट के जो टेस्ट हैं उनकी जो सैम्पलिंग है वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि हर टाइप का पेशेंट आता है हमारे पास। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी के वेन्स बहुत ज़्यादा श्रिंक होती हैं, ख़ासतौर पे जो ओल्ड एज के होते हैं, ठीक है, और बेबीज़ की जो होते हैं, इनके आप कहते हैं पीड्स की कलेक्शन जो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट्स होती हैं। तो उनके अंदर एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि वो एक्सपर्ट होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि उनको ये पता होना चाहिए है कि जो टेस्ट हैं पेशेंट के, उनको कौन कौन सी वायल्स के अंदर आपने कलेक्ट करना है। बिल्कुल। उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि अगर आप इनके, एक कलेक्शन होती है जो कि हम डायरेक्ट सिरिंज से करते हैं, दूसरी होती है जो कि हम एक वैक्यूटेनर कहलाता है, वैक्यूटेनर से करते हैं। इसका प्रोटोकॉल है एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अंदर ये आता है कि जो हमारी डिफरेंट कलर्स की ट्यूब्स होती हैं लेबॉर्ट्री की, तो उसके अंदर कलर वाइज हम उसको मेंशन करते हैं, जिसका कि हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं BBRYGPG। सही। ठीक है, ये कलर्स के नाम हैं। सही है। तो डिफरेंट जो हमारे ट्यूब्स हैं उसके अंदर डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स होते हैं और कुछ के अंदर जो है वो जो होती हैं ट्यूब्स वो प्लेन होती हैं। तो हर ट्यूब का एक अलग अलग अपना काम है, अलग अलग वर्किंग्स हैं। किसी के अंदर हमें, किसी टेस्ट के अंदर हमें क्लॉटेड ब्लड चाहिए होता है, किसी में होल ब्लड चाहिए होता है, किसी में सीरम चाहिए होता है। जो क्लॉटेड ब्लड है उसके अंदर से हमारे पास सीरम आता है और जो होल ब्लड है वो एज इट इज़ होल ब्लड में जाता है, या तो फिर होल ब्लड से हम प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं। तो हर टेस्ट की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कौन सा टेस्ट किस हवाले से है और उसकी टेस्ट की सैंपल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को देखें तो उसमें ये फ्लेबोटमी जो एक बहुत मेजर एक रोल प्ले करता है, ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो ये एक इग्नोर्ड फील्ड नहीं है। हमें नहीं लगता कि अगर हम यूथ से पूछें आइदर उनको डॉक्टर बनना है या उनको फार्मासिस्ट बनना है, बट इसमें इतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं हो, तो शायद अवेयरनेस नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या कोर्सेज़ क्या होते हैं इसके? देखिए, इसके कोर्सेज़ के अंदर तो मैं बोले कि इसका फ्लेबोटमी का एक आप कह रहे हैं डिप्लोमा होता है और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही कराया जाता है। जिस तरह आपके जिना हॉस्पिटल हो गया और NICH हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, इन जगहों पे इसके कोर्सेज़ होते हैं।
लेकिन ये है कि इसको इतना ज़्यादा हम आप ये कह लें कि फोकस नहीं करते लोग इसके बिल्कुल। ऊपर। ठीक है, और अदर कंट्रीज़ में आप चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, तो फ्लेबॉटमिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं आपके कोई आईसीयू एनआईसीयू में पेशेंट्स हैं, फिर ख़ास तौर पे पीट्स की कलेक्शंस हैं, फिर जो आपके पास बर्न पेशेंट्स आते हैं उनकी कलेक्शंस हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, जो कि एक डॉक्टर नहीं कर सकता। बिल्कुल। और डॉक्टर भी जब अपनी हाउस जॉब में आता है तो उनको फ्लेबॉटमी जोन से गुजरना पड़ता है। उनको भी कलेक्शंस जो है वो एक नॉर्मल लेबॉरेटरी का फ्लेबॉटमिस्ट ही उनको सिखाता है कि इस पेशेंट की इस तरह कलेक्शन होगी और इन वायल्स के अंदर होगी, इस प्रोटोकॉल से होगी। ठीक है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको कि एक प्रोटोकॉल के साथ देना पड़ता है। कुछ टेस्ट की टाइमिंग्स ऐसी होती हैं जिनको कि हमें हाफ एन आवर के अंदर रन करना होता है, कुछ का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वो डॉक्टर्स को नहीं मालूम होता। सही। तो वो एक फ्लेबॉटमिस्ट को ही मालूम होता है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें पाकिस्तान के अंदर फ्लेबॉटमिस्ट की एक लोअर कैटेगरी के अंदर उसको लिया जाता है कि उनकी उसकी कोई वर्थ ही नहीं होती, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में एक वर्थ है इन जगहों की, इन चीज़ों की, इस फील्ड की और इस पोस्ट की, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़। तो क्या इसका रीज़न है कि काउंसलिंग होनी चाहिए हमारी यूथ की? काउंसलिंग बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अब मैं आपको ये कहूँगा कि एक टाइम होता है हर चीज़ का। अब ये टाइम हो गया है तो क्योंकि जॉब्स वैसे ही आपको पता है कि नहीं, ठीक है, और सबसे लोअर साइड पे पोस्ट हमारी ये फ्लेबॉटमिस्ट की आती है। कोई टेक्निकल एंडिंग नहीं है इसके अंदर, आपने कोई इनके मशीनरीज के ऊपर काम नहीं करना, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन का काम है। आपकी कंसंट्रेशन एक जगह पे है तो आप ये चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक नॉर्मल पर्सन भी अगर चाहेगा तो वो हार्डली, अगर वो प्रॉपर तरीके से इसको कंसंट्रेट करेगा तो मेरे हिसाब से तो विद इन 2 वीक्स के अंदर वो एक अच्छा फ्लेबॉटमिस्ट बन सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से बात करते हैं कि एक जो पूरा प्रोसीजर होता है, पहले सैम्पल कलेक्शन होती है, फिर सारे जो स्टेप्स होते हैं, तो सैम्पल कलेक्शन का आप लोग जैसे सैम्पल कलेक्ट किया आपने, अब तो होम सैम्पलिंग भी क्योंकि होती है, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो सैम्पल जो है वो एक्यूरेट रहे और उसमें जो है क्या फैक्टर्स जो हैं वो मेंटेन रखने पड़ते हैं? देखिए, होम सैम्पलिंग जो होती है ज़्यादातर तो हमारे यहाँ भी हम भी होम सैम्पलिंग करते हैं, तकरीबन डेली की कलेक्शंस होती हैं। उसके अंदर हमें मेंटेन करना होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है। आइस बॉक्स जो भी हमारा फ्लेबॉटमिस्ट जाता है उसके पास आइस बॉक्स होता है और तो वो हर किसी के पास होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस आइस बॉक्स के अंदर आपने जब सैम्पलिंग करी है तो उसको ब्लड को आप प्रिजर्व करेंगे आइस बॉक्स के अंदर। आइस बॉक्स के अंदर आपके पास आइस पैक्स जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें आइस होनी चाहिए। सही है। ठीक है। अब उस आइस बॉक्स के अंदर तकरीबन जो आप टाइमिंग लें, टाइम ड्यूरेशन होगा एटलीस्ट, अगर कि वो एयर टाइट आपका सैंपल बॉक्स है तो वो तकरीबन आपके 3 to 4 आवर्स तक सैंपल प्रिजर्व आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभार हम निकलते हैं कलेक्शन के ऊपर तो एक ही साथ जो है हमें एक ही जोन की कोई 5-6 कलेक्शंस आ गई। बिल्कुल। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कलेक्शन करने में हमें टाइम भी लगता है, कुछ पीट्स की कलेक्शंस होती हैं तो उसके अंदर हमें कभी हाफ आवर पेशेंट के घर पर लग जाता है, कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो हमारा सैंपल जो है वो प्रिजर्व रहेगा आइस के अंदर। सही है। ताकि लैब जाते वक्त हमारा जो सैंपल है वो उसके कोई सेल्स जो हैं वो ख़ास तौर पर रप्चर ना हो, टेम्परेचर की वजह से उसकी कोई जिनकी जो हमें जिस तरह शुगर का सैंपल है उसकी शुगर जो है वो मेंटेन रहती है शुगर की ही ट्यूब के अंदर। सही है। और वो भी जब रहेगी जबकि हमने उसको प्रॉपर एक टेम्परेचर में रखा होगा। सही है। तो अदरवाइज़ अगर आप टेम्परेचर पे ना रखें या उसको कलेक्शन आपने, कुछ लोग होते हैं जो कि शुगर की ट्यूब ना होने की वजह से वो सीरम में कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन सीरम की ट्यूब के अंदर ही रेड टॉप जो होती है प्लेन ट्यूब, उसमें कलेक्ट करने का नुकसान ये होता है कि टाइम टू टाइम उसकी जो शुगर लेवल है वो या तो डाउन साइड पे जाती रहेगी या अगर वो कोई डायबिटिक पेशेंट है ज़्यादा उनकी हाई रहती है तो वो अपर साइड पर भी जा सकती है। जो प्रॉपर स्टेबल रहती है शुगर वो एक शुगर की ट्यूब में ही रहेगी। ठीक है।
सही है। इसके आगे फर्दर स्टेप्स लाइक फॉर एग्जांपल से बहुत सिंपल सा सीबीसी हमने टेस्ट ले लिया, ठीक है, सीबीसी का सैंपल कलेक्शन हुआ, फर्दर क्या स्टेप्स होंगे? फर्दर ये होते हैं जो हमारी अपने लैब का स्टेप है। मैं आपको बताऊं कि फर्दर ये होता है, हमने सैंपल कलेक्ट किया पेशेंट के घर से, ये हमारे लैब में ही आया। पेशेंट का टोटल डेटा हमारे पास होना चाहिए और सबसे पहले पेशेंट की एज मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। एज से डिपेंड करती हैं पेशेंट के रिजल्ट्स, ठीक है। अगर एज नहीं होगी तो डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर पाएगा कि पेशेंट की एज क्या है और उसके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो एज के हिसाब से हैं या नहीं हैं। इसी तरह मेल फीमेल में भी डिफरेंस आता है नॉर्मल रेंजेस का। फिर सैंपल हमारे पास लैब में आता है, तो लैब में आते ही हमारे पास उसकी एंट्री होती है और एक पेशेंट कॉपी जनरेट होती है, सेकंड कॉपी होती है डिपार्टमेंट कॉपी। जो डिपार्टमेंट कॉपी होती है उसके ऊपर उसके साथ हमारा सैंपल लगता है, वो एक प्रॉपर टेम्परेचर के साथ हम डिपार्टमेंट के अंदर सैंपल देते हैं। फिर डिपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद वो सैंपल, खासतौर सीबीसी की आपने बात करी, तो सीबीसी जो है वो पहले रखा जाता है, हमारे पास एक शेकर होता है, ठीक है। उनके सैंपल जब हम लेकर आ रहे हैं अपने आइस बॉक्स में तो वो स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट होने की वजह से उसके आरबीसीज जो हैं वो नीचे एक जगह पे बैठ जाते हैं और उसका प्लाज्मा अलग हो जाता है, ठीक है। उस शेकर की मदद से हम उसको दोबारा से होल ब्लड बनाते हैं, दोनों चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद फिर उसके बाद जो भी हमारे पास ऑटोमेशंस हैं उस पर हम उसको सैंपल को सिप कराते हैं। जो उसकी मेजर चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन हो गई, प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी काउंट्स हो गए, डब्ल्यूबीसी काउंट्स हो गए और न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये जो हैं एक मशीन आपको प्रिंट आउट देती है, सही है। फिर उसके बाद उसकी एक स्लाइड प्रॉपर बनती है, ग्लास स्लाइड होती है, उस पर ग्लास स्लाइड के ऊपर हम स्लाइड बनाते हैं। मरीज के लिए मेडिकल इक्विपमेंट घर पर मंगवाएं सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए। जब पैथोलॉजिस्ट के पास जाती है तो पैथोलॉजिस्ट जो है वो उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। इन केस कोई एबनॉर्मलिटी उनकी एचबी अगर कम है किसी पेशेंट की, या न्यूट्रोफिल्स और इज़ोफिल्स वगैरह जो होते हैं, ये एक पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोपी पर ही बता सकता है। बिल्कुल। वो माइक्रोस्कोपी होने के बाद वो डिफरेंशियल काउंट कहते हैं इसको। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपी में मॉर्फोलॉजी आती है, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है पेशेंट के रिजल्ट्स के ऊपर, सही है। उसकी मॉर्फोलॉजी क्या आ रही है। फिर जब मॉर्फोलॉजी होती है फिर उसके बाद फर्दर वो उसकी जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर टाइपिंग पे दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें जो एक सिंपल सा हमें जो टेस्ट लगता है उसमें इतनी टेक्निकलिटीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये करूँगी कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत लैब्स आ गई हैं, ठीक है, हर गली मोहल्ले में एक आपको लैब नज़र आती है, तो हाउ डू वी मेक श्योर कि कौन सी ऑथेंटिक लैब है, ऑथेंटिक वर्किंग वहाँ पे हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अब आप जाएँ किसी भी खास तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहाँ लाइन से आपको 10 से 12 लैब्स मिलेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब उसके अंदर से जज हमने ही करना होता है कि कौन सी लैब रजिस्टर्ड है, कौन सी लैब का नाम है यहाँ पर। नाम से भी आप जज नहीं कर सकते, बिल्कुल। एक किसी लैब के अंदर जाएंगे तो उनकी सर्टिफिकेशंस आपके पास आपके सामने होनी चाहिए कि ये लैब जो है आपकी ISO वगैरह से सर्टिफाइड हैं या नहीं है। और ये चीज़ लाजमी है कि उनके पास पैथोलॉजिस्ट भी हैं या नहीं। कुछ लैब्स ऐसी हैं जिनके पास के पैथोलॉजिस्ट नहीं आते, सिर्फ पैथोलॉजिस्ट के नाम चलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वो नाम के ऊपर जो है सिर्फ पैथोलॉजिस्ट की अपनी लैब चला रहे हैं, काम सिर्फ वही नॉर्मल जो टेक्नीशियंस हैं वही करके आपको रिजल्ट्स फाइनल करके दे रहे हैं। अब एक टेक्नीशियन की काम करने में और एक पैथोलॉजिस्ट की काम करने में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। एक पैथोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस चीज़ की रिसर्च के अंदर कि मैं पेशेंट को किस किस तरह से अपनी एजुकेशन से फ़ायदा दे सकूं, और वही काम एक नॉर्मल मैट्रिक इंटर करके जो है वो एक टेक्नीशियन बना है और वो जो है आपको रिजल्ट फाइनल करके दे रहा है। सही। तो उनके रिजल्ट्स में, उनके कमेंट्स में और एक पैथोलॉजिस्ट के कमेंट्स में डिफरेंस तो आपको दिखेगा, ठीक है। यही वजूहत होती है कि लैब से डॉक्टर करवा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसको जो प्रॉब्लम होती है वो पेशेंट को होती है और फेस के पेशेंट को और उनके अटेंडेंट्स को करना पड़ता है, जो कि जब प्रॉपर रिपोर्ट नहीं होगी उसकी लैब की तो पेशेंट को कभी भी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा, जब डायग्नोस प्रॉपर नहीं होगा, जो ट्रीटमेंट उसको मिलना है वो उसको मिलेगा नहीं। तो पेशेंट, लाजमी सी बात है कि पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाती है ये कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल ठीक, सही बात है।
और अगर हम यही बात करें ऑथेंटिसिटी की, तो वी हैव मेड श्योर कि राहिला लैब जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, रजिस्टर्ड है प्रॉपर, हमारी इनके साथ कोलैबोरेशन भी है इसी वजह से। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपको, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत बिजी रहता है आपका स्केड्यूल डेफिनेटली। और आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी टेस्ट वगैरह, कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको करवाना हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे थ्रू जो है राहिला लैब से आप टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।